हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी सारे ट्रांसफर हुआ इस ट्रांसफर विंडो में सबको लेके, और ओवरऑल ट्रांसफर विंडो हम लोगों के लिए कैसा रहा उसको लेके, और उसी के साथ साथ चैंपियंस लीग में हम लोगों का जो ग्रुप स्टेज ड्रॉ हुआ है उसको लेके, और उसके साथ जितने भी बाकी ग्रुप्स है चैंपियंस लीग के उसमें भी थोड़ा बात कर लेंगे, और भी जितने मेजर क्लब्स हैं उनके ट्रांसफर को लेके भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये वाले वीडियो में उसको मैं अगर इंक्लूड ना करूं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर देखिए जितने भी सारे मेजर क्लब्स हैं सारे क्लब्स को लेके बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर इस वीडियो में ही बात करें तो ये वीडियो का लेंथ खामखा बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर 40-50 या 1 घंटा का वीडियो हो जाता है तो अगर उतना लंबा वीडियो बन जाता है तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ पेशेंस भी नहीं रहेगा उतना लंबा वीडियो देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा कि मैं अगर छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपका अलग अलग वीडियो में एक एक क्लब को लेके बात करूं, तो मेरे ख्याल से वही बेहतर रहेगा जितने भी सारे फैंस हैं उनके लिए भी, क्योंकि वीडियो का लेंथ छोटा हो जाएगा और मेरे लिए भी वो चीज आसान होगा। तो इसीलिए ये वाले वीडियो में चलिए फोकस करते हैं सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बात करेंगे उस ट्रांसफर को लेके जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और उसके साथ साथ बहुत दिन से वेट किया। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरे तरह ही अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे क्योंकि ये डील नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली डेडलाइन डे में जाकर ये डील हम लोग रैप अप किए। जी हाँ, सोफियन अमरावत का हियर वी गो हो गया और क्लब की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो गया। तो ये डील को लेके आई एम श्योर मेरे तरह बहुत सारे यूनाइटेड फैंस एक्साइटेड होंगे, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे ये वाले डील के लिए। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी बात कर रहे थे कि मेसन माउंट से ज्यादा प्रायोरिटी था सोफियन अमराबाद हम लोग के लिए, जो कि मैं कुछ हद तक मानता भी हूं, क्योंकि मेसन माउंट का जो डिसीजन था वो मेरे ख्याल से एरिक टेन हाग का था, क्योंकि उसको सिस्टम चेंज करना था, इसलिए वो उसका प्रायोरिटी साइनिंग बन गया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि कैसेमीरो का फिटनेस का इतना सारा इश्यूज रहेगा, और उसके साथ साथ ये भी मालूम नहीं कि कैसेमीरो अभी कंसिस्टेंसी बनाए रख पाएगा कि नहीं। तो इसीलिए आपका सोफियन अमराबाद वाला डील बहुत ही क्रिटिकल हो गया। एंड आई एम श्योर एरिक टेन हाग ने पुश किया था सोफियन अमराबाद के लिए। और सोफियन अमराबाद का अगर बात करें तो आप देखिए भाई साहब, सोफियन अमराबाद जून से लेके अभी तक वेट कर रहा था, इतना दिन तक वेट किया। जितनी भी सारे दूसरे क्लब्स का उनके पास ऑफर आया, जैसे फ्लोरेंटीना हो गया या इंग्लिश प्रीमियर लीग से किसी दूसरे क्लब का हो गया, बहुत सारे जगह से बहुत सारा मिक्स्ड रिपोर्ट आ रहा था कि एक क्लब से ऑफर आ रहा है या फिर दूसरे क्लब से ऑफर आ रहा है, सऊदी से भी ऑफर आ रहा है। तो बहुत कुछ सुनने में को मिला। उनमें से कुछ कुछ आपका टीयर 1 सोर्सेज भी है और कुछ कुछ आपका टीयर 2 या टीयर 3 सोर्सेज भी है। तो मेरा पॉइंट जो है वो मोटा मोटी यही है कि जिसके पास इतना सारा ऑफर्स था वो चाहे तो पैसे के लिए किसी दूसरे क्लब में जा ही सकता था, लेकिन फिर भी उसने वेट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के मूव को लेके। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो एकदम ट्रांसफर डेडलाइन डे में मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये डील सिक्योर हुआ। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ट्रांसफर डेडलाइन डे में ड्रामा तो बहुत हुआ, जैसे कि बायर्न म्यूनिख को अगर आप देखें तो देखिए, अगर रिसेंट ईयर्स में आप देखें तो रिसेंट ईयर्स में बायर्न म्यूनिख ट्रांसफर मार्केट में कभी इतना ज्यादा फंबल नहीं किया जितना उन्होंने डेडलाइन डे पे किया। तो उसी के साथ साथ बहुत सारे और भी क्लब्स हैं जिसका कुछ डील हो रहा था और उसके साथ साथ वो डील हुआ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चीज, बहुत सारा ड्रामा जो कि डेडलाइन डे में हर साल होता है वो इस साल भी हुआ। मेरे ख्याल से कुछ कुछ जगह पे थोड़ा ज्यादा हुआ, इसलिए और भी डेडलाइन डे जो है वो आपका रिमार्केबल हो गया। और उसी के साथ साथ जैसे सब लोगों को मालूम है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में जितने भी सारे क्लब्स हैं वो लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग्स किए एक के बाद एक, और ओवरऑल ट्रांसफर में जितना खर्चा हुआ वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का बहुत बहुत ज्यादा है आपका जितने भी सारे अदर लीग्स है उनके कंपैरिजन में। तो वो तो होगा ही, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में जितने भी सारे क्लब्स है वो तो खर्चा करते हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी भी है। तो इसको लेके ज्यादा बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि दूसरे वाले वीडियो में बनाऊंगा एक एक करके। और बायर्न म्यूनिख को लेके भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबको मालूम है बायर्न म्यूनिख तो चैंपियंस लीग में हम लोग के ग्रुप में है। तो इस वीडियो में ज्यादा उन लोगों का अगर बैंटर कर दिया तो मालूम नहीं कि वही चीज घूम के हमारे पीछे ही आ जाए, और ग्रुप लीग में दोनों ही मैचेस में बायर्न हमको पेल के चला जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है बायर्न को लेके ज्यादा मतलब बात करना उचित नहीं होगा बीइंग अ यूनाइटेड फैन। तो अभी के लिए इसको जाने देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर विंडो को लेके ही। तो जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों का ट्रांसफर विंडो पहले जब शुरू हुआ था तब वैसे ही था, हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बाद आपका जब प्री सीजन चालू हुआ उससे पहले हम लोग माउंट सिक्योर कर पाए, और उसके बीचों बीच हम लोग ओनाना का भी सिक्योर कर लिया, और उसके बाद हम लोग रास्मुस हॉयलैंड को भी सिक्योर कर लिए। लेकिन उसके बाद हम लोग
कोई और साइनिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बीच में से हम लोगों को बहुत सारा प्लेयर सेल करना चाहिए था, जो कि हम लोग कुछ हद तक करने की कोशिश किए और कुछ हद तक अपनी गलती की वजह से नहीं कर पाए, या फिर अपने जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उसके वजह से हम लोग नहीं कर पाए। जैसे कि आपका हैरी मैग्वायर, जैसे कि आपका मार्शियल, पहले से ही आप इन लोगों को इतना ज्यादा सैलरी दे रखे हैं कि किसी दूसरे क्लब में बेचना लगभग नामुमकिन ही हो गया था हम लोग के लिए ये वाले ट्रांसफर विंडो में। बीच में प्लेयर सेल को लेके भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था, और उसके साथ साथ आपका ऊपर से तड़का लग गया इंजुरी का। हाँ, मेसन माउंट इंजर्ड होके चला गया, लूक शॉ चला गया, आपका राफेल वरान चला गया, और उसी के साथ साथ रास्मुस हॉलैंड तो इतना दिन तक आपका इंजर्ड था, उसके साथ साथ कोबी माइनू भी चला गया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, जैसे मालासिया भी नहीं है, इसलिए हम लोग को और एक लेफ्ट बैक भी चाहिए था, इसलिए आपका रेगुलर और कुकुरेया को लेके थोड़ा ड्रामा हुआ, लेकिन एंड में हम लोग कुकुरेया के लिए नहीं गए। तो लास्ट ट्रांसफर डे में आके हम लोग बहुत सारा डील जो है वो सिक्योर कर लिए। उसमें सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट डील है वो तो ऑब्वियसली आपका सोफियान अमराबादी है। तो उसके साथ साथ हम लोग एक बैकअप गोलकीपर भी लाए, जिसको मैं तो पहचानता नहीं हूँ, तो उसको मैच देख के पता चलेगा कि वो कैसा खेलता है। और उसके साथ साथ आपका एक लेफ्ट बैक भी हम लोग शॉर्ट टर्म लोन में लेके आए, रेगुलर को। तो अगर ओवरऑल ट्रांसफर विंडो की बात करें तो देखिए, अगर जितने भी सारे प्लेयर्स आए हैं क्लब में, उनका अगर क्वालिटी और उनका अगर प्लेयर प्रोफाइल को हम लोग कंसीडर करें, और उसके साथ साथ वो लोग क्या इंपैक्ट करेंगे हम लोगों के ये नए सीजन में, उसका बात करें तो इसमें सबसे पहले जो नाम होगा वो होगा आपका सोफियान अमराबात। जी हाँ, पहले मैं आंद्रे ओनाना बोलने वाला था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एक नंबर 6 चाहिए था। देखिए, बहुत दिन से यूनाइटेड में कोई प्रॉपर नंबर 6 नहीं था। उसके बाद लास्ट सीजन में हम लोग कैसेमीरो लेके आए, और अभी हम लोगों को एक बैकअप भी चाहिए था, क्योंकि हम लोग फ्रेड को भी छोड़ दिए। इसलिए सोफियान अमराबाद का जो प्लेयर प्रोफाइल है वो परफेक्टली फिट इन होता है हम लोगों के टीम के करेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत को मद्देनजर रखते हुए। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सोफियान अमराबाद का जो डील है ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा आंद्रे ओनाना को, तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा आपका रास्मुस हॉलैंड को, और चौथे नंबर पे रखूंगा आपका मेसन माउंट को। पांचवी पोजीशन में मैं रखूंगा बाइंडीर बोल के जो गोलकीपर आया उसको, और छठा पोजीशन में मैं रखूंगा आपका रेगुलर को, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आया है वापस से। और उसके बाद में रखूंगा जॉनी इवंस को, क्योंकि सबको ही मालूम है हम लोग मैगुरे को तो नहीं बेच पाए, इसलिए हम लोग कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं ला पाए। और उसके साथ साथ आपका एफएफपी रूल्स भी है, और उसके साथ साथ हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो इसीलिए जॉनी इवंस को हम लोग लेके आए। लेकिन आई हाईली डाउट कि जॉनी इवंस ईपीएल में कितने सारे मैचेस में एज ए बैकअप या फिर बेंच से हम लोग उसको खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं उसका आपका काराबाओ कप और आपका एफए कप जब शुरू होता है तो शुरुआती जितने भी सारे राउंड्स है उसमें हम लोग खिला सकते हैं एट टाइम्स, या फिर आप काराबाओ कप में उसको खिला सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ओवरऑल ट्रांसफर विंडो का रेटिंग का बात करें तो मेरे ख्याल से मैं इस वाले ट्रांसफर विंडो को आपका दूंगा 10 में से 6। जितने भी सारे प्लेयर्स हम लोग लाए, अगर सिर्फ उसी का ही बात करें तो फिर रेटिंग थोड़ा हाई हो सकता है, वैसे ज्यादा हाई नहीं हो जाएगा, थोड़ा ही हाई होगा। लेकिन हम लोग तो सिर्फ जो प्लेयर लाए उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, जो प्लेयर को हम लोग को बेचना चाहिए था उसके ऊपर भी आपको कंसंट्रेट करना होगा। तो उसमें सबसे बड़ा जो फेलियर है वो है आपका ऑब्वियसली हैरी मैग्वायर वाला, क्योंकि हैरी मैग्वायर के लिए या फिर स्कॉट मैकटोमिनी, ये जो दो नाम हैं, इन दोनों को बेच के हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। हालांकि वो उसका भी एक लिमिटेशन था, लेकिन इन दोनों को बेच के अगर 60 या 70 मिलियन भी आ जाता तो हम लोग और रिक्रूट कर सकते थे आपका सेंटर बैक पोजीशन में, या फिर आपका एक बैकअप स्ट्राइकर के लिए भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सबसे खराब बात यही है कि जितने भी सारे प्लेयर्स जो आपके प्लान में या फिर आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, जैसे कि आपका हैरी मैग्वायर, जैसे कि आपका वैन डी बीक, जैसे कि आपका स्कॉट मैकटोमिनी, तो इतने सारे प्लेयर्स जो आपके प्लान में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन लोगों को बेच नहीं पाए, तो इन लोगों को आपको फोर्सफुली अपनी टीम में रखना पड़ रहा है। इससे घटिया चीज और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए ट्रांसफर विंडो का अगर ओवरऑल रेटिंग करें तो 6 से ज्यादा हम लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें हम लोगों का अगर सिग्निफिकेंट कोई आउटगोइंग रहा इस ट्रांसफर विंडो में तो वो है आपका डीन हेंडरसन, जिसको बेच के हम लोग 20 मिलियन मिला, और उसमें भी 5 मिलियन आपका एड ऑन्स है। और उसके साथ साथ आप अगर देखें फ्रेड को, उसको भी हम लोग एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ही जाने दिया।
फ्रेड को बेच के अगर मिनिमम 10 या 15 मिलियन भी मिल जाता तो भी बहुत होता, लेकिन फ्रेड के लिए हम लोगों को अगर पाउंड के हिसाब से बात करें तो 8 या 9 पाउंड के आसपास से कुछ मिला होगा। और उसके साथ साथ जितने भी सारे प्लेयर्स को हम लोग छोड़े उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं मिला, जैसे कि एलेक्स टेलेस के लिए भी आपका 4 मिलियन पाउंड मिला था, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, मतलब मिनिमम 10 मिलियन के आसपास कुछ मिलना चाहिए था। तो जैसे कि सब लोगों को मालूम है, सारे यूनाइटेड फैंस ये चीज से तो हैबिचुएटेड है ही बहुत दिन से, कि हम लोग जब से फर्गूसन चले गए हैं तब से हम लोग ऐसे ही घटिया एक के बाद एक बिजनेस करते हैं। जब प्लेयर को लाते हैं तब बहुत ज्यादा सैलरी देके लाते हैं और उसके बाद प्लेयर को बेच नहीं पाते, क्योंकि प्लेयर दूसरे क्लब में जब जाता है तो उसका सैलरी का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ अगर जा भी जाता है तो हम लोग जो मिनिमम प्राइस हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग नहीं बेच पाते। और दूसरी तरफ अगर आप सिटी को देखें, सिटी अपना एक प्लेयर बेचता है जो ईपीएल में कभी खेला ही नहीं, उसको बेच के भी 20 मिलियन 30 मिलियन ऐसा कमा लेती है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो डीन हेंडरसन जैसा प्लेयर जो ईपीएल में खेल चुका है, उसको भी अगर हम लोग बेचते हैं तो हम लोग 15 मिलियन से ज्यादा मनी जनरेट नहीं कर पाते। अगर ट्रांसफर आउटगोइंग का बात करें तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा सा एल है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आप ट्रांसफर में इनकमिंग्स की बात करें तो मेरे ख्याल से वो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक डब्ल्यू है, स्पेशली जब सोफियान अमराबाद वाला जो डील है ये सिक्योर हो गया। अगर सोफियान अमराबाद, देखिए लुक शॉ का जो इंजरी हुआ उसके बाद हम लोग को एक लेफ्ट बैक लाना ही था शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो तो आपका हो गया सिचुएशनल बाई। लेकिन जो अमराबाद का बाई है वो हालांकि आपका डेडलाइन डे में ही हुआ, लेकिन वो पैनिक बाई नहीं है, वो हम लोग का एक नेसेसरी बाई है, एक मीनिंगफुल बाई है, तो उसको आप पैनिक बाई नहीं कह सकते। जैसे कि न्यूज में भी फाब्रिज़ो ने ये कंफर्म किया ना कि जून से ये प्लेयर के साथ एग्रीमेंट हो चुका था और जून से ही प्लेयर बैठा था, वेट कर रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो वही हम लोग अगर चाहते, हम लोग अगर इतना इनकॉम्पिटेंट नहीं होते तो शायद हम लोग ये डील बहुत पहले ही सिक्योर कर लेते। लेकिन फिर भी ये वाले ट्रांसफर विंडो में जाते हुए हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि लास्ट वाले ट्रांसफर विंडो जो एरिक टेन का पहला वाला ट्रांसफर विंडो था, उसी टाइम से हम लोग जब कोई प्लेयर लाते हैं तो हम लोग वैसे ह्यूज सैलरी देके नहीं ला रहे हैं। तो अभी उस चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट कर लें। लेकिन जैसे सब लोगों को मालूम है, आप अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बेबी स्टेप्स लेंगे तो आप जितने भी सारे कंपिटिटिव क्लब्स हैं जिसके साथ आपका मेन कंपटीशन है, लाइक मैनचेस्टर सिटी, लाइक आर्सेनल, तो आप उससे थोड़े थोड़े करके पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे बेबी स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, वो लोग जंप कर रहे हैं। तो यही बात है, यही डिफरेंस है। तो इसके लिए आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड को क्रिटिसाइज कर सकते हो, जो कि मैं भी कर रहा हूं। हम लोगों को एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि वेंडर सर को हम लोग लेके आएंगे, लेकिन उसमें भी कोई बात आगे बढ़ी नहीं और वेंडर सर का बीच में तबीयत भी खराब हो गया। तो अभी देखते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हम लोग आगे जाते हुए अपॉइंट करते हैं तो वो हम लोग के क्लब के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो मैं पहले कह रहा था, अगर सिर्फ इनकमिंग का ही बात करें तो ये हम लोग के लिए एक डब्ल्यू है, क्योंकि सोफियान अमराबाद नहीं, मतलब नंबर 6 नहीं, हम लोगों को नंबर 9 भी खरीदना था और वो भी हम लोग खरीदे। लेकिन फिर भी जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि एंथोनी मार्शियल जो है, जिसको कुछ कुछ लोग कॉकरोच भी बुलाते हैं, वो तो सही है। वो सेक्रेट गेम्स वाला जो था ना कि सब लोग मर जाएंगे लेकिन त्रिवेदी बच जाएगा, तो वैसा ही आपका मार्शियल भी है कि सब लोग बिक जाएंगे लेकिन मार्शियल रह जाएगा। तो अभी उसी लिस्ट में आपका हैरी मैग्वायर का नाम भी धीरे धीरे ऐड हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग गोलकीपर भी चाहिए था, जो कि आपका स्वीपर कीपर की तरह खेल सकता है, जो कि आपका बॉल पोजीशन रिटेन करने में मदद करेगा और आपका अटैकिंग में भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है और आपका प्लेइंग फ्रॉम द बैक में भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो उसी के खातिर हम लोग आंद्रे ओनाना को भी लेके आए और उसके साथ साथ डीन हेंडरसन के जगह पे और एक बैकअप गोलकीपर भी लेके आए। तो देखते हैं वो कैसा खेलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। और उसके साथ साथ हम लोग मेसन माउंट को भी लेके आए। तो मेसन माउंट को लेके आए, मेसन माउंट को लेके एरिक टेन हाग एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा, जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूं। तो अभी अगर कैसेमीरो उस चीज को अकेला संभाल नहीं पाता है तो कैसेमीरो के जगह पे हम लोग सोफियान अमराबाद जैसे एक प्लेयर को यूज कर पाएंगे। तो हम लोगों का मिडफील्ड में आपका ऑप्शन जो है वो बढ़ गया है। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि मैकटोमिने को भी हम लोग बेच नहीं पाए, मैकटोमिने रह गया क्लब में, तो मैकटोमिने को भी हम लोग हियर एंड देयर यूज कर पाएंगे। तो देखिए मैकटोमिने को लेके मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर अच्छा प्राइस मिलता तो मैकटोमिने को हम लोग बेच सकते थे, तो अच्छा प्राइस मिला नहीं तो हम लोग नहीं बेचे, सिंपल सी बात है। और उसके साथ साथ मैकटोमिने का हाइट भी है तो रियल थ्रेट अच्छा है। और मैकटोमिने, मेरे ख्याल से मैकटोमिने को जब एडवांस रोल पे आप देते हो ना तो मैकटोमिने अच्छा खेलता है। वो कॉर्नर वॉर्नर वगैरह में वो हेडर के लिए वो जाता है तो वो चीज अच्छा है। और सब लोगों को मालूम है मैकटोमिने बॉक्स के बाहर से भी शॉट ले सकता है, तो ऐसे बहुत सारा गोल्स भी है उसके नाम पे। तो वो गोल करने के लिए आपको
गोल स्कोरिंग पोजीशन में जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग के पास कैसेमीरो और अमराबाद जैसे प्लेयर है तो हम लोग मैकटोमिनी को एट टाइम्स, जब टीम में कुछ कुछ प्लेयर टायर्ड हो जाते हैं और आप लोग को एक फ्रेश एनर्जी की जरूरत होता है, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, तो उस टाइम पे आप मैकटोमिनी को ला सकते हैं और आप उसको एडवांस रोल में खिला सकते हैं, जैसे एरिक टेन हैग कुछ मैच में खिलाया भी मैकटोमिनी को। तो देखिए मोटा मोटी जो बात है, नया सीजन तो शुरू हो ही चुका है इंग्लिश प्रीमियर लीग और उसके साथ साथ कुछ दिनों में चैंपियंस लीग भी शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों का ये जो ट्रांसफर विंडो है उसको लेके मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम लोगों का जो फीलिंग है, हम लोगों का जो इमोशंस है वो एक बैलेंस्ड है और कुछ हद तक अच्छे की तरफ थोड़ा बेंडेड है। एकदम ही घटिया फीलिंग नहीं आ रहा है। लास्ट वाले ट्रांसफर विंडो में जैसा फीलिंग आया था इस वाले ट्रांसफर विंडो में उससे थोड़ा बेहतर लग रहा है, थोड़ा ही बेहतर लग रहा है, उतना ज्यादा नहीं। उतना ज्यादा बेहतर लगता, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हम लोग वैन डे बीक, मैग्यूरे, मैकटोमिनी ये सारे प्लेयर्स बेच पाते और इनके जगह पे दूसरे प्लेयर लाते तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांसफर विंडो बन जाता। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कुछ हद तक चेल्सी का ट्रांसफर विंडो बहुत बढ़िया रहा, मैनचेस्टर सिटी का ट्रांसफर विंडो आउटस्टैंडिंग रहा, उसके साथ साथ आपका वेस्ट हैम, न्यूकैसल, तो बहुत सारे बात है। तो उस सारे टॉपिक में अभी मुझे नहीं जाना, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं आपका चैंपियंस लीग वाला टॉपिक में। तो देखिए चैंपियंस लीग का जब ड्रॉ हो रहा था तो मैं लाइव ड्रॉ देख रहा था और जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बायर्न पड़ गया तो मेरा तो अंदर से आवाज आने लगा कि भैया ये वाला मैच जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन वो ऑन पेपर आपको तो ऐसा लगेगा और हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैंस हैं और हम लोगों को मालूम नहीं कि लास्ट हम लोग एवे टर्फ में जाके कौन से बड़े टीम को हराए थे लास्ट चैंपियंस लीग में। तो कुछ लोग आप लोग कह सकते हो कि हम लोग पीएसजी को हराए थे, लेकिन उसका भी बहुत दिन हो गया। और उसके पहले अगर आप लोग कहे कि पीएसजी से पहले किसको हराए थे तो मुझे याद नहीं आ रहा इस मोमेंट पे, तो वो याद करके या फिर गूगल में चेक करके, वो इंटरनेट में चेक करके मुझे मालूम करना पड़ेगा। ऐसा ही हम लोग का हालत है यूसीएल में एवे टर्फ में, और ऐसा हालत तो हम लोग का इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी है ना एवे टर्फ में। तो ये वाले सीजन में ये भी देखने वाली बात होगी अभी कि हम लोग एवे मैचेस में जाके कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोग ये वाले गेम वीक में आर्सेनल के साथ खेलेंगे, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज रहेगा हम लोगों के लिए कि हम लोग इस सीजन में जाते हुए हम लोग का एवे परफॉर्मेंस का जो बार है वो हम लोगों को बहुत ही हाई सेट करना होगा। मतलब आप एवे में जाके मैच हार के आ सकते हो, उसमें कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन आपको कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, आपको इंटेंट शो करना पड़ेगा, आपको फाइटिंग स्पिरिट शो करना पड़ेगा, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टाइम पे करता था आपका सर एलेक्स फर्गुसन के अंडर में। तो वैसा इंटेंट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप फाइट करते हैं उसके बावजूद आप आउट क्लास हो जाते हैं ओपोनेंट से, तो एटलीस्ट जो फैन बेस है वो आपको देख के उतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। उनको मालूम है कि हम लोगों का कुछ लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस के लिए हम लोग हार गए। लेकिन आपका अगर शोल्डर डाउन हो जाता है, हेड डाउन हो जाता है, जैसे हम लोगों का होता है हमेशा लिवरपूल में जाके या फिर मैनचेस्टर सिटी के होम ग्राउंड में जाके, तो वैसा अगर हो जाता है तो उससे हमें दिक्कत है और उस चीज को ये वाले सीजन में आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर वो चीज आप रिपीट करते हो तो इट विल बी एन क्रिमिनल एक्टिविटी। तो इसीलिए मेरा इस सीजन में जाते हुए जितने भी सारे एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आप लोगों से थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। वो है कि अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप 4 आपको सिक्योर करना होगा। देखिए लास्ट वाले सीजन में हम लोग थर्ड में फिनिश किए, ये वाले सीजन में मुझे नहीं लगता हम लोग सेकंड से ज्यादा फिनिश कर सकते हैं। अगर सेकंड में फिनिश कर लिए हम लोग तो वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, और अगर हम लोग थर्ड में या फोर्थ में भी फिनिश करते हैं तो उससे भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को जैसे भी करके टॉप 4 फिनिश करना ही होगा ताकि हम लोग चैंपियंस लीग में रेगुलर रहे। ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आप चैंपियंस लीग में हो तो आपको चैंपियंस लीग में देखिए राउंड ऑफ 16 तक तो जाना ही है, वो तो आपका बेयर मिनिमम है एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मेरे ख्याल से जो टीम का पोटेंशियल है ऑन पेपर, टीम देख के जो लग रहा है, अगर टीम जैसे लास्ट सीजन में हम लोग कप टाइज खेले थे वैसा अगर खेलते हैं तो हम लोगों को मिनिमम क्वार्टर फाइनल तक जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर चैंपियंस लीग में हम लोग इस साल में क्वार्टर फाइनल तक जाते हैं उसके बाद हार जाते हैं तो मेरा उतना दुख नहीं रहेगा। हाँ, अगर हारते हैं तो दुख तो होगा, लेकिन एक रियलिटी जो है उससे हम लोग भाग नहीं सकते कि हम लोग ऐसे सोच नहीं सकते कि चैंपियंस लीग हम लोग जीत जाते हैं। देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ये फुटबॉल है आफ्टर ऑल, यू विल नेवर नो व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली। तो हम लोग उम्मीद तो बना ही रखेंगे, लेकिन अगर रियलिस्टिकली बात करें तो मैं क्वार्टर फाइनल से ज्यादा हम लोगों को नहीं देख पा रहा हूं
चैंपियंस लीग में। अगर उससे ज्यादा हम लोग डीप चले जाते हैं वो अलग बात है, उसके लिए तो हम लोग रहेंगे ही, चीयर करेंगे, हम लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर फाइनल में हार जाए तो वो चीज मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं अभी से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। लेकिन अगर आपका टीम चैंपियंस लीग के नेक्स्ट राउंड में ही नहीं गया या फिर राउंड ऑफ 16 में ही हार गया तो फिर मुझे बहुत दुख होगा, ये मैं आप लोगों से ऑनेस्टली कह रहा हूं। हम लोग लास्ट कोई मेजर ट्रॉफी जीते थे वो था आपका 2013 में इंग्लिश प्रीमियर लीग। और अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो चैंपियंस लीग हम लोग लास्ट जीते थे 2008 में। और अगर चैंपियंस लीग फाइनल में खेलने की बात करें तो हम लोग लास्ट चैंपियंस लीग फाइनल का मुंह देखे थे 2011 में, और अभी ये 2023 है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को यूरोपियन फुटबॉल में स्पेशली इन चैंपियंस लीग में हम लोग को एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। आगे जाते हुए हम लोग को हर साल चैंपियंस लीग खेलना चाहिए और उसके साथ साथ हम लोग को एक चैंपियंस लीग में एक बेसिक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, समय ही बताएगा एट द एंड कि इस सीजन में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है और हम लोग स्पेशली चैंपियंस लीग में क्या करते हैं और हम लोग क्या बायर्न म्यूनिख को रोक सकते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं अभी आर्सेनल के साथ भी हम लोगों का क्या होता है। और इसी के साथ ये वाले वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। पहले मैं बोल रहा था कि छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया और उसके साथ साथ बहुत सारा टॉपिक्स भी मिल गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में बात करने के लिए, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। अगले वाले वीडियो में मैं किसी और क्लब्स के ट्रांसफर विंडो को लेकर बात करूंगा और उसी के साथ साथ मैं अलग अलग वीडियो निकालूंगा हर एक मेजर क्लब्स का ट्रांसफर विंडो के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया, जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और हम लोग का जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे ग्रो करे। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।